आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और आई होप सो आपका जो अभी रिसेंटली सेमेस्टर का जो आपका फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट आया है, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अब हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से जो है वो मेहनत करेंगे। अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। उनको आपने दोबारा से वही गलतियाँ नहीं करनी। अपना सीजीपीए अच्छा हासिल करने के लिए आपको कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपको लाजमी लेने होते हैं, तो आप पहले लेक्चर ज़रूर लिया करें, देन आप उसकी प्रिपरेशन किया करें। और आज हम जो है वो एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, इको 402, जिसका नेम है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, एक मैक्रो है और एक माइक्रो है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे फ़र्क भी जानेंगे। तो हमारे पास लेसन नंबर 1 है, जिसमें हम मार्केट्स एंड प्राइसेस को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपने ज़रूर बताना है कि आपको लेक्चर की समझ आई है या नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने इसके ऑलरेडी फाइनल टर्म के जो लेक्चर्स हैं वो अभी जो रिसेंटली हमारा सेमेस्टर गुजरा है उसी में मैंने बनाए थे, तो स्टूडेंट्स को पसंद आए थे। तो आई होप सो आपको भी जो है वो मेरे लेक्चर्स समझ आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ इसके मिड टर्म के लेक्चर्स बना दें, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के बना रही हूँ, और कमेंट आपने ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स को मेरी समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो है सबसे पहले है इकनॉमिक्स। अब हमें ये पता होना चाहिए इकनॉमिक्स क्या होती है। अब बहुत अरसे से जो है वो पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर वो क्या कहते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किसी बच्चे ने पढ़ा होगा इकनॉमिक्स के बारे में, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। तो अच्छा, मैं आपको बताती चलो, इकनॉमिक्स जो है ये एक स्टडी है कि हाउ सोसाइटीज़ यूज़ स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग डिफरेंट पीपल। यानी कि इकनॉमिक्स, इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इकनॉमिक्स क्या है और इसका स्कोप क्या है। इसमें जो हमें बताया गया वो ये बताया गया कि इकनॉमिक्स एक ऐसा जो है वो इल्म है, ऐसी जो है वो स्टडी है, ठीक है, जो ये स्टडी करता है कि सोसाइटीज़ कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि वैल्यूएबल कमोडिटीज़ होगी। देखिए, वैल्यूएबल कमोडिटीज़ का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें मालूम होती हैं और उनको हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, और जो है वो हमारे पास अन कमोडिटीज़ का मतलब होता है मुख्तलिफ लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो अब इकनॉमिक्स से हमें ये पता चलता है, ये वो स्टडी है कि इससे हमें ये मालूम होता है कि सोसाइटीज़ कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारे पास इकनॉमिक्स होती है, ठीक है। तो अब इसका जो मेन जो इकोनॉमिक्स का पर्पज़ है वो इससे यही हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है, जो हमें ये समझाने में मदद करता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जो ज़रूरतें हैं और विशेज़ हैं उनको पूरी कर सकते हैं। ये हमें जो है वो इकोनॉमिक्स बताता है, क्योंकि हर शख्स के पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। हमारे पास जो है वो अमीर तबका भी है, गरीब तबका भी है, मिडल जो है वो टाइप का भी तबका है। तो हर शख्स की अपनी हैसियत के मुताबिक उसको जो है वो अपने रिसोर्सेज पूरे करना है, तो अपनी विशेज़ को पूरा करना है, तो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, और वो कैसे उन्होंने मैनेज करना है ये हमें क्या कौन बताता है, इकोनॉमिक्स की स्टडी बताती है, ठीक हो गया। आई होप सबको इकोनॉमिक्स की क्लियर हो गई होगी। अब जो है वो हमारे पास आ जाती है, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है इसकी दो मेन ब्रांचेस है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको पहले भी ऑलरेडी मौजूद पता होगा, और नहीं भी पता जिनको तो मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की दो मेन बड़ी ब्रांचेस हैं। अब इनका डिफरेंट मैंने अलग पेजेस पे लिखा हुआ, मैं आपको पहले उनका वो डिफरेंट बता दूँ, आपको वो समझा दूँ, देन जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी दो मेन बड़ी ब्रांच होती हैं, जिसमें जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो होती है जो इंडिविजुअल तौर पर। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं अगर किसी एक घर की बात करी, किसी एक शख्स की, किसी एक जो है वो पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ, तो ये माइक्रो में आ जाता है। जो मैक्रो होता है वो होल होता है, यानी जो कि हमारे पास लाइफ में किसी कंट्री की बात करूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ, तो पूरे पाकिस्तान की जो कंट्री में के लिए, जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो हम काम करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, जो हमने वर्किंग करनी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक हो गया। और जबकि माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। लार्ज मतलब पूरी कंट्री के लिए, माइक्रो जो स्मॉल है मतलब हम किसी एक शख्स की, एक लाइफ की, एक जो है वो घर की बात करें, इंडिविजुअली तौर पर जो है, या कोई बिजनेस है किसी का, उसके बारे में बात करें, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक हो गया।
चले हम जो है वो हम इनकी डेफिनेशंस को देख सकते हैं। आप ये डेफिनेशंस भी कर सकते हैं जब आपका डिफरेंस पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मेक डिसीजन, यानी हम किसी भी जो है वो इंडिविजुअल और जो है वो बिजनेस के जो है वो जो हम डिसीजन लेते हैं उनको कैसे लेना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी है कि ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स, इन तमाम वर्क्स के लिए जो है वो हम कैसे स्टडी करना है, हमने कैसे काम करना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस यूज़ रिसोर्सेज ऑन अ स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पर जो है वो हम रिसोर्सेज को जो है वो मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल आर ऑन अ लार्ज स्केल पर, ठीक है। माइक्रो का मतलब भी स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, ये भी कर सकते हैं। और इनका जो इसमें एक और ये फ़र्क आप डाल सकते हैं कि जो द प्रीफिक्स मतलब यानी वर्ड की बात हो रही थी, यानी जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो माइक्रो वर्ड है ये जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका जो कि ग्रीक वर्ड क्या था, MIKROS, माइक्रोज, जिसका मतलब है स्मॉल। और जो वर्ड मैक्रो है ये हमारे पास जो है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, लेकिन ये हमारे पास ग्रीक वर्ड कौन सा था, MAKRO, मैक्रो, इसका मतलब क्या है, लार्ज है। तो ये स्टूडेंट्स आप इनका जो है वो डिफरेंस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा। और ये जो बहुत ईजी आसान वर्ड भी मैंने आपको राइट करके दिया है, ठीक है। तो ये आप लाजमी कर दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो है वो जो मैंने आपको अलग से टॉपिक समझाया है वो समझ आ गया होगा। अब जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने पॉइंट के, माइक्रो इकोनॉमिक्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसकी वो जो है वो डेफिनेशन है वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये आपको लाजमी आनी चाहिए अगर आपके क्विज़ेज़ में इस हवाले से, क्योंकि अगर आपके क्विज़ेज़ आते हैं तो वो इस हवाले से आएंगे जो आपके हैंड नोट्स में मौजूद है डेफिनेशन। लेकिन आपको वो भी आनी चाहिए, अगर आपका डिफरेंस पूछा जाए तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स किसको करती है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स को। वो कहते हैं व्हेन कंज्यूमिंग, जब हम कंज्यूम करते हैं, कि हाउ वी चूज़ व्हाट टू बाय। कंज्यूम मतलब हम जब खरीदारी करते हैं, वो कहते हैं कि जब हमने खरीदारी करनी होती है तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हमने क्या ख़रीदना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन प्रोड्यूसिंग, जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमें तब भी यही सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हमने किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। पहले हम अपने माइंड में यही सिलेक्ट करते हैं ना कि क्या हमने खरीदना है, क्या हमने प्रोड्यूस करना है। तो मार्केट्स आ जाती है, तो द इंटरेक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ये आपको पता है मार्केट्स क्या होते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों का इंटरेक्शंस होता है वहाँ पर, यानी कंज्यूमर्स भी वहाँ पर होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वो हमारे पास मार्केट्स कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट इश्यूज़ को जो है वो एनालिसिस करती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो जो होती है वो क्या होती है, एक बड़े लेवल की बात होती है, ठीक है। यानी जैसे हमारे पास पूरे पाकिस्तान के हम कोई काम कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे कोई फैमिली के लिए, कोई एक पर्सनल लाइफ के लिए होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी तो ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान के, किसी भी कंट्री की बात करें हम, ठीक है। अगर हम अपने पाकिस्तान की कंट्री की बात करें तो हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान के हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, इन्फ्लेशन होगा तब भी पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तब भी पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। तो इन चीज़ों को जो है वो एग्रीगेट इश्यूज़ को जो है वो डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि वो ये कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का फाउंडेशन है। मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब तक हमें समझ बूझ नहीं होगी तब तक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो समझ बूझ नहीं कर सकते। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का फाउंडेशन है। सबसे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, देन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा क्विज़ के हवाले से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थीम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ थीम्स हैं, मेन पॉइंट्स है, वहाँ पे हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माइक जैगर और रोलिंग स्टोन्स के मुताबिक, माइक जैगर और रोलिंग स्टोन्स ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, यानी आप हमेशा वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जब लिमिटेड हों और हमारे पास जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हों और रिसोर्सेज लिमिटेड हों, तो क्या हम उन चीज़ों को गेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज की कमी हो और ख्वाहिशात हमारी ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम वो नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है एक गाड़ी ले लूँ, लेकिन जबकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गाड़ी ख़रीद सकूँ, क्योंकि मेरा अपने घर का बजट इतना है कि मैं उनको पूरा करने में ही जो है वो मेरा जो पैसा होता है वो लग जाता है, और बल्कि मुझे उसकी भी जो है वो कमी पड़ जाती है। तो फिर क्या मैं गाड़ी ख़रीद सकूँगी? नहीं, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। जब मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मेरी जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं गाड़ी ख़रीद सकूँगी। तो यही चीज़ होती है, ठीक है।
इसके बाद वो कहते हैं एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड ट्रेड ऑफ्स। अब एलोकेशंस हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देखिए रिसोर्सेज की जो है वो कमी और ट्रेड ऑफ्स जो हमारे पास तिजारत है वो। अब एक प्लान्ड इकनॉमी में और मार्केट इकनॉमी में क्या होता है, एलोकेशंस की जो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास कलील होते हैं और ट्रेड ऑफ्स जो है वो हमारे पास का भी काम करना होता है। तो ये हमारे पास प्लान्ड इकनॉमी में होता है और मार्केट इकनॉमी में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ्स जो है ये क्या बताता है हमें, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया जो कि स्मॉल इसमें जो है वो काम करता है, और ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ्स जो है वो हमने ट्रेड ऑफ्स को कैसे बेहतर बनाता है, जैसे कि कंज्यूमर थ्री वर्कर्स थ्री फॉर्म्स आ गया फर्म्स आ गए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्राइसेस में क्या होता है, रोल ऑफ प्राइसेस इन अ मार्केट इकोनॉमी आ गया, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, प्राइसेस को कैसे जो है वो तय कर सकते हैं, ये सारा जो है वो हमारे पास आ जाता है। खैर इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, तो जस्ट आपको मैंने एक जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा रीड करवाया है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास थ्योरीज एंड मॉडल्स, ठीक है। अब थ्योरीज एंड मॉडल्स क्या होते हैं, चलिए हम पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को। थ्योरीज जो है वो हमारे पास आर यूज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड अजम्पशंस। देखिए थ्योरीज जो है वो ये काम करते हैं कि ऑब्जर्व फिनोमिना को समझने के लिए, और जो कि बेसिक रूल्स और जो है वो अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, थ्योरीज होती हैं। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल देखिए, द थ्योरी ऑफ द फर्म और द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मॉडल्स आ जाता है। मॉडल्स में क्या होता है हमारे पास कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थ्योरी यूज टू मेक अ प्रिडिक्शन, यानी जो मॉडल्स होते हैं वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो थ्योरीज को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वैलिडेटिंग अ थ्योरी आ जाता है। द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रिडिक्शन गिवन द अजम्पशन, यानी एक थ्योरी की वैलिडिटी उसके प्रिडिक्शंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है जो कि अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं। इसके बाद इवॉल्विंग द थ्योरी आ जाता है। टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग थ्योरीज इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी थ्योरीज को टेस्ट करने और रिफाइन करना इकोनॉमिक्स की साइंस को डेवलप करने के लिए जो है वो इसका जो सेंट्रल है वो ये काम करता है, और इससे हम थ्योरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और नई थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं। ये एज अ क्विज़ आ सकता है, बाकी आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से ये नहीं आएगा, तो इसलिए जो है एज अ क्विज़ के तौर पर आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस आ गया। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद करना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस आर प्रेडिक्शंस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, जो वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से प्रेडिक्शंस के बारे में है जो इकोनॉमिक लाइफ के फैक्ट से जो है वो रिलेटेड होती हैं। लाइक जैसे कि वो कहते हैं कि अगर वेज में इजाफा हो जाए, ठीक है, वेज में इजाफा हो जाए तो उसका जो उसका जो प्रोडक्ट की प्राइस पर जो है वो क्या असर पड़ेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव जो है वो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या कहते हैं कि इज़ द वैल्यू ऑफ जजमेंट अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स शुड ऑपरेट बेस्ड ऑन सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स आर प्रेफरेंसेस, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यू जजमेंट के बारे में है जो इकोनॉमिक्स के ऑपरेशंस के बारे में होते हैं, जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स या प्रेफरेंसेस पर जो है वो बेस्ड होते हैं। लाइक उन्होंने एक एग्जांपल जो दिए वो उसमें ये बताया गया कि जैसे कि ऑटो वर्कर्स को कितना वेज रेट मिलना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के बारे में जो है वो एक्टिव मेम्बर्स बन सके, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मार्केट्स। मार्केट्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ अ मार्केट्स, इंपॉर्टेंट है, आपने एक देखना है कि मार्केट इज़ अ जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंस दिया हुआ है मार्केट और इंडस्ट्री का। पहले हम मार्केट की डेफिनेशन देखते हैं, जो येलो हाईलाइट किया वो मार्केट इज़ अ जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले हमने ऊपर भी देखा था कि जो हमारे पास जो मार्केट्स होती है वो क्या होती हैं, जो प्रोड्यूसर और यानी कंज्यूमर्स और जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका इंट्रैक्शंस होता है, ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो इसमें भी यही बताया गया है कि मार्केट एक ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट की प्राइस को जो है वो डिटरमाइन कर सके, तय कर सके। और जो इंडस्ट्रीज आर द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट, जो इंडस्ट्री होती है वो सप्लाई साइड की जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी जो डेफिनेशंस आ जाती हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। डिफाइनिंग द मार्केट आ गया, आर्बिट्रेज आ गया, कम्पिटिटिव जो है वो नॉर्मेटिव मार्केट्स के साथ आ गया, हम इनको देखते हैं, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है डिफाइनिंग द मार्केट, इसमें बताया गया कि मार्केट पैरामीटर्स को सेट करना ज़रूरी है ताकि मार्केट एनालिसिस की जा सके। ठीक है। और इसके बाद जो आर्बिट्रेज आ जाता है, आर्बिट्रेज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट को एक जगह से हम सस्ते में ख़रीदते हैं और फिर दूसरी जगह पर ले जाकर हम उसे महंगे में जो है वो सेल करते हैं, तो ये आर्बिट्रेज कहलाता है। कंपिटिटिव मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स की जो है वो बड़ी कोई जो है वो होती है कि जिससे कोई इंडिविजुअल बायर या सेलर प्राइस पर जो है वो असर नहीं जो है वो डाल सकता है। यानी कुछ ऐसा इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होता है कि वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, नो इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स होते हैं, कोई उनका जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता बायर्स और सेलर्स। ठीक है। जो कि कैन इन्फ्लुएंस कर सके प्राइसेस को, यानी कि प्राइसेस को जो है वो कुछ अपनी साइड से जो है वो तय कर सकें, मतलब ये। ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट की जो प्राइसेस होती हैं वही जो है वो वहाँ पर चलती हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास नॉर्मेटिव मार्केट में जो है वो इंडिविजुअल प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस पर जो है वो असर जो है वो डाल सकते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राइसेस पर असर डाल सकते हैं, जबकि कंपिटिटिव मार्केट्स में जो है वो ना ही कोई बायर्स कर सकता है, ना ही जो है वो कोई सेलर्स जो है वो प्राइसेस पर जो है वो कोई असर डाल सकता है। जबकि जो नॉन कम्पिटिटिव है, सॉरी नॉन कम्पिटिटिव, इसमें जो है वो मार्केट्स में जो है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइसेस पर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद लाइक हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है कम्पिटिटिव मार्केट की, वो जैसे एग्रीकल्चर मार्केट्स हो गए। ठीक है। और जो कि नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स है जैसे कि OPEC हो गया। OPEC स्टूडेंट्स वो होता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए जो है वो बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं मार्केट प्राइस। वो कम्पिटिटिव मार्केट्स एस्टैब्लिश वन प्राइस, नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स में सेट मैनी प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। मार्केट डेफिनेशंस आ जाती हैं। मतलब ये है कि जो कम्पिटिटिव मार्केट्स में एक ही प्राइस होती है, जबकि नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स में एक ही प्रोडक्ट के लिए कई प्राइसेस हो सकती हैं। ठीक है। ये मार्केट प्राइसेस होती है। इसके बाद जो मार्केट डेफिनेशंस जो हमें बताई गई है वो यही बताया गया कि मार्केट डेफिनेशन में कि ये डिसाइड करना होता है कि कौन से बायर्स और सेलर्स को जो है वो एक मार्केट में इंक्लूड करना है, और मार्केट एक्सटेंड में मार्केट की बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो जियोग्राफिक और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें ये होता है कि जो जियोग्राफिक बाउंड्रीज़ हैं वो एक मार्केट की जियोग्राफिक बाउंड्रीज डिफाइन जो है वो वहाँ पर होती हैं, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या रावलपिंडी हो गया। तो यहाँ पर जो है वो इनकी बाउंड्रीज़ को डिफाइन किया जाएगा। जो कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, इसमें ये होता है कि एक मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि गैसोलीन हो गया, जो है रेगुलर यानी कि जो सुपर और डीजल वगैरह हो गया, कैमराज हो गया जिसमें जो है वो पोलराइड हो गया, पॉइंट एंड शूट हो गया, डिजिटल हो गया, या जो है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स वगैरह होगी, ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आ जाता है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स भी दी हुई, जैसे कि गोल्ड हो गया, लाहौर और कराची में गोल्ड की प्राइस अलग हो सकती हैं। हाउसिंग जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाउसिंग की प्राइस जो और फैसिलिटीज़ जो है वो अलग हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, जियोग्राफिक बाउंड्रीज होती हैं। जबकि हमारे पास जो है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स वगैरह जैसे कि जो है वो थेरेप्यूटिक ड्रग्स के लिए वेल डिफाइंड मार्केट्स होती हैं, लेकिन जो है वो पेन किलर्स के लिए जो है वो अम्बिगस मार्केट्स होती हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है। खैर ये वाली जो चीज़ें थी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो जस्ट आप इनको एक बार वैसे मैंने आपको जो है वो करवाया था कि आपको कोई चीज़ मिस ना हो एज अ क्विज़ के हवाले से। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी लेक्चर 1 की। अगर आपको जो है वो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।